Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so this is miscellaneous exercise on chapter number 11, coordinate geometry, 3D coordinate geometry of your NCERT syllabus. ठीक है. In all, there are 23 questions, as you said. So we will try to cover at least half the questions in this video. Means question number 1 to 10 or 1 to 11 we will target today. Okay, target तो करते हैं जितने हो. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. Show that the line joining the origin to the point is perpendicular to the line determined by the points this and this. आपको ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स हैं. इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स हैं? 4. एक तो ये और ये. तो देखो इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स हैं. दिखाई दिया आपको? एक पॉइंट तो है ओरिजिन, उससे ज्वाइन हो रहा है ये वाला पॉइंट, राइट. और फिर एक दो पॉइंट है ये जो आपस में ऐसे ज्वाइन हो रहा है. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो जो लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, बनेगी ना. और जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो भी एक लाइन बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी. तो इन दोनों पॉइंट ओरिजिन और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन इसको ज्वाइन करने वाली लाइन से क्या होगी? क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. ऐसा आपने को प्रूव करना है. ऐसा आपने को प्रूव करना है. तो एक रफ स्केच इसका तैयार करें बेटा. तो लेट्स से कि ये तो है एक लाइन और परपेंडिकुलर बन रही है ना, ये है दूसरी लाइन. लेट्स से ये तो था ओरिजिन. ये वाली जो लाइन है किस किस से क्रॉस कर रही है? एक तो ओरिजिन से क्रॉस कर रही है. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0,0 और दूसरा पॉइंट ले लेता हूं मैं, सपोज करो P. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1,1 या A ले लो, A ले लो, है ना. P से कंफ्यूज हो तो 2,1,1. और जो दूसरी वाली लाइन है वो B और C से पास कर रही है. दो पॉइंट्स अलग हैं. B है, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5,-1 एंड सपोज करो दूसरा पॉइंट है C, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3,-1. अब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस क्या है बेटा? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर है. अब सुनना ध्यान से, जब भी आपको लाइंस को परपेंडिकुलर या पैरेलल प्रूव करना हो, ठीक है, तो वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब परपेंडिकुलर और पैरेलल की बात हो तो आपको केवल और केवल उनकी डायरेक्शन वाला वेक्टर पकड़ना है. क्या पकड़ना है? चाहे से लाइन की बात हो तो लाइन का भी डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है, चाहे से प्लेन की बात हो तो प्लेन के पास भी डायरेक्शन वाला वेक्टर होता है. दोनों के पास होता है डायरेक्शन वाला वेक्टर, होता है ना. लाइन के पास डायरेक्शन वाला वेक्टर कौन सा होता है बताना जरा? ये वेक्टर बी, ये इसका डायरेक्शन वाला वेक्टर है, राइट. और प्लेन के पास डायरेक्शन वाला कौन सा वेक्टर होता है बोलना जरा? ये वेक्टर एन इसका डायरेक्शन वाला. हालांकि ये इसकी नॉर्मल वेक्टर है बट यही इसकी डायरेक्शन को डिसाइड करता है. ठीक है, ये सीखा है हमने. तो हम क्या पकड़ेंगे? दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स पकड़ेंगे. अच्छा, डायरेक्शन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? आपको ये वेक्टर, ये प्लेन तो है नहीं, हालांकि इसमें दोनों लाइंस ही हैं हमारे पास. तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा ये वेक्टर बी? इसके इक्वेशन बना के. अब आप सुनो, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के इक्वेशन कैसे बनाते थे याद करो. लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स की इक्वेशन कैसे बनाते थे बोलो? नहीं है याद? हाँ, हाँ, अगर कार्टेशियन फॉर्म में बनाएंगे तो. बट अब जब यहाँ पे मैं वेक्टर बी कह रहा हूं तो आप वेक्टर फॉर्म में बना के बताओ कैसे बनाएंगे, बोलो. नहीं है याद? बोलो. लेमडा बी वेक्टर तो तब ना जब आपको, देखो ये इक्वेशन तो तब बनती है जब एक पॉइंट से पास कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल हो. बट वो एक पॉइंट से पास नहीं कर रही ना, वो तो दो पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल वेक्टर भी नहीं गिवन है. तो पैरेलल वेक्टर कैसे बनाएंगे? बी माइनस ए, ये वाला वेक्टर देगा इसका डायरेक्शन, बी माइनस ए देगा इसका डायरेक्शन. और ये वेक्टर ए तो एक तरीके से यूजलेस है. समझ गए? आ गई बात? ठीक है. तो अब क्योंकि दो लाइंस हैं, क्योंकि दो लाइंस है तो मैं इसको A1 B1 कह देता हूं. और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बोलो? वेक्टर A2 प्लस, अब ये लैम्डा को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दो लाइन से, तो म्यू कर देते हैं, वेक्टर B2 माइनस वेक्टर A2. फाइन. ठीक है, एक मिनट होल्ड करना बच्चों, है ना.
ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सारी बातें? ठीक है, ये पहला वेक्टर है, मतलब ये तो पहले लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है और ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है। और जब मैं आपको कह रहा हूं कि लाइन परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो यू आर ओनली कंसर्न अबाउट दीज टू वेक्टर्स एंड नथिंग एल्स। कौन से दो वेक्टर से आप कंसर्न रहेंगे? दीज टू वेक्टर्स, इससे और इससे। अब आप b1 माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे चुप करके, और b2 माइनस a2 वेक्टर निकालेंगे, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी बातें मैं एक बार थोड़ी सी क्लीन कर दूं और निकालते हैं अपन b1 माइनस a2। पूरी इक्वेशन निकालने की जरूरत है, वैसे तो आप चाहो तो पूरी इक्वेशन भी निकाल सकते हो, बट आपसे थोड़ा लाइन की इक्वेशन निकलवा रहा है, वो नहीं निकलवा रहा है ना, तो यू जस्ट फाइंड आउट दिस द डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ बोथ द लाइन्स। ठीक है, लेट अस से कि इसका पहले वाले जो पहली वाली जो लाइन है उसका ये मान लो लाइन L1 है और ये मान लो लाइन L2 है। तो जो पहली वाली जो लाइन है L1, उसका डायरेक्शन वेक्टर को मैं सपोज करो एक तरीके से D1 से डिनोट करा देता हूं, वेक्टर D1 से, है ना। तो वेक्टर D1 की वैल्यू वेक्टर B1 माइनस वेक्टर A1 निकालना जरा। वेक्टर B माइनस वेक्टर A कैसे निकालोगे? दो पॉइंट ही तो निकालने हैं, तो 2 माइनस 0 यानी 2i कैप, और 1 माइनस 0 j कैप, और 1 माइनस 0 अगेन k कैप। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, b2 माइनस a2 निकालना। तो c माइनस b कर देता हूं मैं, 4 माइनस 3 यानी i कैप, 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 j कैप, और माइनस 1 प्लस माइनस कट जाएगा, 0 k कैप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो यानी कि लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए? 2 1 1। लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए? 1 माइनस 2 0। एंड अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो आपको मैंने बताया था, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या रिलेशन होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जहां पे a1 b1 c1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं और a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। समझ आया? तो अब आपको बस इतना सा प्रूव करना है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है वो 0 है। उसको प्रूव कर देते हैं, वैल्यूज पुटअप कर देते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 की। ये आपको प्रूव करना है, राइट, है ना। चलो अब मैं वैल्यूज निकाल रहा हूं दोनों की। तो a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, इसकी वैल्यू निकालना है। a1 बोलो क्या है? 2 इंटू a2 क्या है? 1 प्लस b1 क्या है? 1 इंटू b2 क्या है? -2 प्लस c1 क्या है? c1 बोलो 1 इंटू c2 क्या है? 0। ओके, तो 2 1 जा 2, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 0 0, क्या आया? 0। तो मैं लिख दूंगा हेयर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। hence the two lines are perpendicular, hence the two lines L1 and L2 are perpendicular to each other. Proved. Proved. ठीक है, आया समझ में सबको? हो गया नोट डाउन? ठीक है, देखो बेटा, समझने की बात यह है कि जब अपन एक लाइन की इक्वेशन लिखते हैं लाइक दिस, पहली बात तो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अभी आप कंफ्यूज हो रहे थे इक्वेशन कैसे बनाए, इसकी 2 पॉइंट से पास होती है तो ऐसे इक्वेशन बनाते हैं अपन, ऐसे इक्वेशन बनाते हैं। तो जब एक लाइन की अपन इक्वेशन बनाते हैं, या फिर मैं इसको यूं भी लिख दूं, सपोज करो, अगर मैं यूं भी लिख दूं, तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये इसका क्या है बेटा? डायरेक्शन वेक्टर है। क्या है ये इसका? तो ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है। तो कल को आपसे लाइन की डायरेक्शन रेशियोज पूछ ले, तो आप इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ही लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मानेंगे। समझ आया जनक? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? सपोज करो क्वेश्चन केवल इतना है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालो। इस लाइन के क्या निकालो? डायरेक्शन रेशियोज, वो a1 b1 c1 और फिर दूसरी लाइन के a2। तो आप कैसे निकालोगे? इस लाइन में जो ये डायरेक्शन वेक्टर है ना,
इसी के डायरेक्शन रेशियोज इस पूरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। ठीक है, और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज को पूछ ले, मान लो प्लेन की इक्वेशन है ये, और मैंने कहा कि इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो इसमें जो वेक्टर एन है ना, ये इसकी डायरेक्शन बताता है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सर ने केवल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, वेक्टर के भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और प्लेन के भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। डायरेक्टली निकालना आना चाहिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के आएगा कोई नहीं जानता, तो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके चलनी है साथ के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines, show that the direction cosines of the line perpendicular to both of these lines are this and this। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्या समझ आया बताओ, ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या समझ आया। बोलो क्या समझे। दो ऑलरेडी परपेंडिकुलर लाइंस है हमारे पास, राइट। सपोज करो एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, ठीक है, और एक लाइन है ये, दो ऑलरेडी परपेंडिकुलर लाइंस है हमारे पास, L1 एंड L2। अब L1 के डायरेक्शन कोसाइंस ये गिवन है L1 M1 N1, और L2 के डायरेक्शन कोसाइंस क्या गिवन है L2 M2 और N2, और दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, समझ आई बात। अब सुनना, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो अब एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। तो एक ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर होगी वो कैसी होगी, ये दोनों लाइन जिस प्लेन पर लाया कर रही हैं उस प्लेन से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगी। सिंपल बात करूं, सपोज करो मैं स्क्रीन पे दो लाइन बना दूं, बोर्ड पे जाके मैं दो लाइन बना दूं, मैंने कहा इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो बोर्ड से बाहर आती हुई लाइन होगी ना इन दोनों से परपेंडिकुलर, और वो लाइन कैसे निकालते थे, उन दोनों बनी हुई लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट करके, याद है? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक तीसरी लाइन निकल के आएगी जो दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अच्छा, अब लाइन 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 कह रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो वेक्टर में अप्लाई होती थी, तो कोई बात नहीं ना, लाइन के डायरेक्शन वेक्टर की बात करेंगे अब अपन। लाइन की किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर की बात करेंगे। जैसे a1 प्लस लैम्डा b1 है तो अब केवल b1 की बात करेंगे, b2 की बात करेंगे, और तीसरी लाइन जो परपेंडिकुलर है दोनों के उसकी भी b3 की बात करेंगे। समझ आया यहां तक? क्लियर सबको? ठीक है, तो लेट्स से कि लाइन L1 जो है उसकी इक्वेशन अगर मैं मान लूं वेक्टर r इक्वल टू, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1 ऐसे मान लूं, और जो लाइन L2 है उसकी इक्वेशन अगर मैं मान लूं वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b2। अब क्योंकि मैं परपेंडिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर होने की बात कर रहा हूं तो आई एम ओनली कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन वेक्टर, और किसी से मुझे मतलब नहीं है, तो मैं डायरेक्शन वेक्टर केवल b1 की बात कर रहा हूं, यानी कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन नहीं है ये, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। समझ आया? अभी अभी मैंने आपको एक बात कही कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो अभी तो गिवन है ये चीजें, अभी तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन कोसाइन दोनों में से कोई भी चीज गिवन है ना, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस ये तो कह रहा है लाइन के हैं, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि ये डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन के होने का मतलब है इसके डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है ये, यानी कि वेक्टर b1 के ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, और ये जो डायरेक्शन कोसाइन है वो किसके हैं, वेक्टर b2 के हैं। और क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो नहीं है, तो मैं वेक्टर b1 को भी और वेक्टर b2 को भी यूनिट वेक्टर मान लूंगा दोनों को, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होते हैं तो वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है ना। समझ में आई बात? तो यहां से क्या बातें साबित हुई, यहां से ये बात साबित हुई कि वेक्टर b1 है ना उसका जो कैप है ना वो है L1 i कैप प्लस L2 j कैप प्लस L3 k कैप, फाइन। और जो वेक्टर b2 है ना उसका भी कैप है मेरे पास, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, दैट मींस वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, L2 i कैप प्लस L2 j कैप प्लस L3 k, नहीं गलत किया क्या, L1, अच्छा L1 m, मैंने 1 2 3 कर दिया, 1 1 1 2 2 2 है ऐसे, है ना? ठीक है, अभी अच्छा L लिख दिया मैं, m गलत कर दिया थोड़ा सा, L1 M1 N1
L1 M1 और N1 और L2 M2 और N2 K कैप। यहाँ तो कोई डाउट? यानी आपके पास वेक्टर B1 आ गया, B1 कैप आ गया और क्या आ गया, B2 कैप। अब एक तीसरा वेक्टर, सुनना ध्यान से, अब एक तीसरा वेक्टर जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको अगर मैं वेक्टर B3 कैप का नाम दे दूं, सुनना ध्यान से, वेक्टर B3 कैप का नाम दे दूं तो उसके आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। यही तो क्वेश्चन है, समथिंग I कैप प्लस समथिंग J कैप प्लस समथिंग K कैप, यही तो क्वेश्चन है। और आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज आएगी, मतलब आपको निकालना है और फिर चेक करना है कि ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर दो यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर दो यूनिट वेक्टर्स हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं और दोनों, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एक यूनिट वेक्टर ही निकल के आएगा। कैसे? सपोज करो मेरे पास दो यूनिट वेक्टर हैं, ए कैप और बी कैप, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट मैं करवाता हूं। क्या करवाता हूं? तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ए कैप का मैग्नीट्यूड, बोलो, बी कैप का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा और एन कैप है, यही होती है। अब क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, और क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो साइन 90 हो जाएगा, वो भी 1 इंटू एन कैप। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है या नहीं? तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या निकल के आया बेटा, एक यूनिट वेक्टर ही निकल के आया। अब ये यूनिट वेक्टर कब नहीं निकल के आएगा? पहला केस कि वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर ना हो, दूसरा केस वेक्टर बी जो है वो यूनिट वेक्टर ना हो, तीसरा केस दोनों परपेंडिकुलर ना हो। इन तीनों में से एक भी चीज फेल हो जाती है इन केस, तब ये यूनिट वेक्टर नहीं निकल के आएगा। तो यूनिट वेक्टर कब निकल के आएगा? दोनों खुद यूनिट वेक्टर हो प्लस दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर। यहां तक बातें क्लियर है? तो यहां से ये चीज साबित होती है कि अगर मैं B1 कैप और क्रॉस B2 कैप करवा दूं, अगर मैं B1 कैप क्रॉस B2 कैप करवा दूं, तो क्योंकि ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, और साफ साफ गिवन है कि दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इसका आंसर जो B3 कैप में मान रहा हूं वो भी कैप में ही निकल के आएगा, यूनिट ही निकल के आएगा। ये चीज कंफर्म है? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं होते बेटा तो मैं कैप नहीं लगा सकता, फिर मैं वेक्टर लगाता। फिर मैं क्या लगाता? क्योंकि वो फिर यूनिट वेक्टर नहीं निकल के आता, वेक्टर तो निकल के आता लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं होती। बट क्योंकि दोनों यूनिट है प्लस दोनों परपेंडिकुलर है, तो अब जो आंसर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, और वो 100% क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा। चलो, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है सबको, तो एक बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे? बी, हाँ, डिटर्मिनेंट 2/2 3/3 का बना के, लाइक दिस, आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलो, यहाँ पे B1 वेक्टर के कोसाइंस लिखूंगा, वैसे तो रेशियोस लिखते हैं पर अभी कोसाइंस की बने तो कोसाइंस ही लिखेंगे। बेटा कोसाइंस हमेशा रेशियोस होते हैं, बट रेशियोस हमेशा कोसाइंस नहीं होते, तो ये कोसाइंस एक तरीके से रेशियोस का काम कर रहे हैं। L2 M2 N2, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो थोड़ी सी जगह की कमी है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको फर्दर, है ना। तो बोलो क्या करेंगे, आई कैप इंटू, बोलो M1 N2 माइनस M2 N1, और उसके बाद फिर अपन माइनस जे कैप करते हैं हालांकि, और माइनस जे कैप करके क्या करते हैं, L1 N2 माइनस L2 N1। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका तो यही है, प्लस के कैप में फिर अपन क्या कर देते हैं, L1 M2 माइनस L2 M1। तो ये तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका है ही, बट याद करो जब अपन डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तब तो ये करते हैं, लेकिन जब आप 3D में इस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं तो अपन इस वाले पार्ट को भी क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। कैसे? इसको प्लस करके अंदर के साइन बदल देते हैं ना, तो वही काम कर लेते हैं। देखो, इसको प्लस जे कैप कर दें और अंदर वाले फ्लिप कर दें, तो फ्लिप करूंगा तो क्या आएगा, L2N1। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहे तो कर लेना इसको, L2N1 माइनस, बोलो, L2N1 माइनस N2L1। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलो, कोई डाउट नहीं है? अब ये जो वेक्टर निकल के आया है यही तो B3 के कैप है और B3 कैप है, यही तो B3 कैप है ना, ये जो निकल के आया, और ये 100% कैप है। 100% कैप है मतलब 100% ये क्या है, यूनिट
वेक्टर है। उसने क्या कहा था, तीसरा जो वेक्टर निकलेगा उसके डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। सपोज करो मैंने आपको बोला बेटा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियोज हैं दिस दिस एंड दिस। फिर मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं बेटा ये वेक्टर ए जो है ना ये तो ए कैप है, मतलब ये तो यूनिट वेक्टर है, अब इसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो जो आप वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियोस बोल रहे थे, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो वो रेशियोस ही इसके कोसाइंस हैं, है कि नहीं है? तो मैंने कहा कि ये एक वेक्टर है, अब ये वेक्टर है तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, जो आई कैप के साथ जुड़ा हुआ है, जो जे कैप के साथ जुड़ा हुआ है और जो के कैप के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। और क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोस नहीं है, ये इसके क्या है बेटा, और आपको प्रूव भी ये करना है कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस यही होंगे। पहला डायरेक्शन कोसाइन m1 n2 माइनस m2 n1, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन n1 l2 n1 l2, उल्टा लिख दो जैसे l2 n1 की जगह n1 l2 माइनस n2 l1, और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन देखो चेक करो l1 m2 माइनस l2 m1, तीनों डायरेक्शन कोसाइन सेम हो गए। तो मैं एक लाइन इसको फ्लिप करके इसलिए करा क्योंकि देखो हम जब वेक्टर लिखते हैं, जैसे सपोज करो मेरे को सपोज करो वेक्टर ए लिखना है, तो वेक्टर ए को आप ऐसे लिखोगे a1 आई कैप प्लस a2 या b1 a1 आई कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ऐसे ही लिखोगे आप वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म ये लिखते हो, तो कंपोनेंट फॉर्म में तीनों कंपोनेंट्स के बीच में प्लस का साइन आता है ना, आता है नहीं आता है? प्लस का साइन लगा के फिर आप कहते हो सर ये इसके डायरेक्शन रेशियो है, ऐसे ही कहते हो। सपोज करो मैं यहाँ माइनस का साइन लगा दूं तो फिर b1 जो होगा वो थोड़ी ना होगा डायरेक्शन रेशियो, वो नहीं होगा, माइनस b1 होगा डायरेक्शन रेशियो, होगा नहीं होगा? तो अगर चलो सपोज करो आप फ्लिप नहीं करते तो उसका जो फ्लिप किया वो चीज होती उसका भी माइनस होता ना डायरेक्शन कोसाइन, उसका भी माइनस होता डायरेक्शन कोसाइन, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराते तो फ्लिप हो जाता ना ऑटोमेटिक। मतलब आप इसको इस फॉर्म में, वेक्टर है ना ये एक तरीके से, इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं और उसमें क्या होता है तीनों कंपोनेंट्स के बीच में प्लस का साइन आना चाहिए। अब फिर जे कैप के साथ जुड़ा हुआ है, आई कैप के साथ जुड़ा हुआ है और के कैप के साथ जो जुड़ा हुआ है वो इसके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। वैसे तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इनकेस वो यूनिट वेक्टर है तो फिर वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा, क्या लाइन लिखूंगा, since b1 k cap and b2 k cap are unit vectors so their cross product b1 k cap cross b2 k cap will also be a unit vector, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट आया क्या आपके पास, b3 तो आया इसका क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स b3 k कैप इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर लास्ट में एक लाइन लिख दूंगा, हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ b3 k कैप आर दिस एंड दिस, लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ b3 आर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मैं कहता हूं कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं होता तो फिर मैं क्या कहता, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है मैंने प्रूव कर दिया, तो अब मैं कह सकता हूं कि ये और ये इस वेक्टर के क्या है बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस है। और आपको भी यही प्रूव करना था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगे। इज दिस क्लियर? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? तो पहले दो क्वेश्चन बड़े आसान थे, बट थोड़े से समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बाकी कैलकुलेटिव पार्ट देखो कितना सा है, उसमें तो 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना था और उसमें सिंपली a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 करना था। बट ये चीज पता तो चले भाई ये करना है, वो पता कैसे चलेगी जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कर दो। और एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला कौन बताएगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है? थीटा इक्वल टू, बोलो, कॉस इनवर्स, दो लाइंस हैं तो b1 b2, हाँ तो b1 डॉट b2 अपॉन इसका भी मॉडुलस अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, राइट। ये तो हो गया फॉर्मूला, ये तो क्या हो गया बेटा,
थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स को बीच में लिख देते हैं ना, नहीं तो कई बार क्या ऐसा इंप्रेशन जाता है कि कॉस इनवर्स केवल न्यूमरेटर पे लगा हुआ है। ठीक है, ओके। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस हैं, इनके डायरेक्शन रेशियोज ही हैं। तो बेटा ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और मैंने अभी अभी आपको बताया था लाइन का डायरेक्शन रेशियो का मतलब है उसके, क्या मतलब है उसके, लाइन के डायरेक्शन रेशियो होने का मतलब है उसके डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। तो यानी कि ये ए बी सी उसके डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। जैसे पहली लाइन को अगर मैं b1 मान लूं, सपोज करो मैं पहली लाइन को मान लूं a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी लाइन को मैं मान लूं a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b2। ठीक है, तो मैंने कहा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या खाक होते हैं क्या, इसके डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, राइट। ये तभी तो अपन एंगल निकालते, तो इन दोनों वेक्टर्स का ही काम होता है केवल। तो इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हो गए जो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, यानी ए बी सी। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, ए बी एंड सी, और इस B2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए बोलना, B माइनस सी जो भी गिवन है, B माइनस सी, C माइनस ए, और B माइनस ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी, ये इसके डीआरस हो गए, ये इसके डीआरस हो गए। चलो निकालते हैं अब अपन आंसर, कॉस इनवर्स। तो B1 के डीआरस क्या है, ए बी सी, तो क्या लिखोगे आप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, डॉट प्रोडक्ट। B2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, B माइनस सी आई कैप प्लस C माइनस ए जे कैप प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी के कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम का रूट, और दूसरे का भी करना है, यानी बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। अब ऐसे क्वेश्चन में लगता है कि सर कैलकुलेशन बहुत टिपिकल होने वाली है, बट जनरली टुच्ची सी कैलकुलेशन होती है, जैसा कि इसमें भी है। आप जब सॉल्व करोगे ना तो ऊपर वाला तो जीरो बन जाएगा, ऊपर वाला जीरो बन जाएगा तो डिनोमिनेटर को सॉल्व ही नहीं करना, फिर एक तरीके से नहीं करना ना। चलो इधर सॉल्व करते हैं आगे का काम। देखो, तो थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स, केवल न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व करो। देखो, तो a इंटू बी माइनस सी करोगे, तो करना जरा a इंटू बी ए बी माइनस ए इंटू सी ए सी, फिर b इंटू सी माइनस ए करोगे, b इंटू सी बी सी, एंड b इंटू माइनस ए माइनस का ए बी, लास्ट पार्ट करो c इंटू ए सी, एंड c इंटू माइनस का b यानी माइनस का बी सी। ये न्यूमरेटर पार्ट बन गया, और डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी है आप कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट ही करना है, बस सॉल्व तो करना नहीं है। इसका मॉडुलस, यहाँ पे भी इसका मॉडुलस था ना, हो गया। हो गया कॉपी पेस्ट। चलो अब देखो, ए बी माइनस ए बी कट गया, माइनस ए सी प्लस ए सी कट गया, और बी सी माइनस बी, तो ये क्या हो गया, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ऊपर तो जीरो हो गया और नीचे वही कॉपी पेस्ट कर दूंगा एक और बार, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स जीरो, और कॉस इनवर्स जीरो दैट मीन्स पाई बाय 2 या फिर 90 डिग्री एंगल आ गया दोनों के बीच में। मैच कर लो आंसर। ठीक है ना, समझने वाली बात ये है बेटा कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज वो कह रहा है ना बार बार, तो आप लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पुट कहां करोगे, B1 वेक्टर में पुट करोगे, लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज कहां पुट करोगे, B2 वेक्टर में पुट करोगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजिन से पास कर रही हो। पहले तो देखो, मुझे एक ऐसी लाइन सोच के बताओ जो एक्स एक्सिस के तो क्या हो और किस पॉइंट से पास कर रही हो, ओरिजिन से पास। ऐसी लाइन कौन सी होगी? खुद एक्स एक्सिस ही तो होगी। एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है भाई। अरे 3D में नहीं समझ आ रहा, 2D में ही समझ लो इतनी सी बात। तो सपोज करो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ये हैं बहुत सारी। अच्छा, इनमें से कौन सी भी लाइन पैरेलल ओरिजिन से नहीं गुजर रही? ओरिजिन से तो खुद एक्स एक्सिस ही गुजर रही है। यानी एक्चुअली यहाँ से एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछ रहा है वो। किसकी इक्वेशन पूछ रहा है? लेकिन इसको लगा कि शायद हमको पता नहीं चलेगा, तो हमको तो पता चल गया कि वो खुद एक्स एक्सिस है, लेकिन हम इसको भ्रम में ही रहने देते हैं। हम ऐसे ही इसको प्रिटेंड करते हैं कि हमको पता नहीं चला कि तू एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछ रहा है। हम तो क्या करेंगे, जैसे जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला होता है ना, उससे निकालेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के डीआरस जो होंगे वही इस लाइन के भी डीआरस होंगे, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के डीआर सेम होते हैं। बोलो, होते नहीं होते हैं? अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के डीआरस इसके डीआरस हो जाएंगे। ठीक है, और ओरिजिन से पास कर रही है, यानी 0,0,0 से पास कर रही है। अब मुझे बताओ एक लाइन जो एक पॉइंट से पास करे और एक लाइन के पैरेलल हो, उसकी इक्वेशन क्या ऐसे नहीं बनाते क्या? वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, जहां पे वेक्टर ए तो वो पॉइंट होता है जहां से वो पास हो रही है, और वेक्टर बी वो लाइन, वो वेक्टर होता है जिससे वो की पैरेलल है, जिससे वो पैरेलल है, यानी उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो आंसर ही आ गया। फिर क्या बचा? कहां से पास हो रही है बताओ? ओरिजिन से पास हो रही है, तो ए वेक्टर की जगह तो क्या लगाऊंगा? ओरिजिन, यानी 0 आई कैप लिखो तो ठीक है, नहीं तो हटा भी दो तो भी चलेगा। 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी में मैं इसका डायरेक्शन वेक्टर लिखूंगा। इसका डायरेक्शन वेक्टर कहां से निकलेगा? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज। बताओ एक्स एक्सिस के डीआर क्या होते हैं? एक्स एक्सिस के नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज एक्सरसाइज 1 में ही बताया था। एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के एंड जेड एक्सिस के। नहीं है ध्यान? दो तो जीरो हो जाएंगे, तो तीसरा तो बताओ। 1, वेरी गुड। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1,0,0 और वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज 0,1,0 और जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज 0,0,1। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज 1,0,0 तो 1 इंटू आई, यानी कि 1 आई कैप प्लस वही 0 जे कैप प्लस वही 0 के कैप। इस पूरी बात को अगर सिंपल वे में लिखें तो उस लाइन की इक्वेशन हो गई। ये तो कट गया, और इधर लैम्डा इंटू 1 आई कैप आ रहा है केवल, राइट? तो मैं लैम्डा आई कैप लिख दूं, यही इसकी इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, आंसर शायद कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में एक लाइन जब है किसी पॉइंट से पास करती है और किसी वेक्टर के पैरेलल होती है, तो ये इक्वेशन बनती थी, याद करो। ये बनती थी, एक पॉइंट से पास कर रही है तो x1 y1 z1 तो पॉइंट मान लो, और abc उसके डायरेक्शन रेशियोस मान लो। तो यही बनाते थे। बोलो, अब इस बार किससे पास कर रही है? 0,0,0 ओरिजिन से पास कर रही है, तो x माइनस 0 इधर, y माइनस 0 इधर, बोलो z माइनस 0 डिवाइडेड बाय abc। तो डायरेक्शन रेशियोज अभी बताया ना जनक ने, 1,0,0, तो 1 0 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? बोलो, x माइनस 0 यानी x बाई 1 इक्वल टू y बाई 0 इक्वल टू z बाई 0। अब कोई भी इसको y बाई 0 और z बाई 0 को इन्फिनिटी मत लिख देना, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन है x एक्सिस की, और वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन है x एक्सिस की। अब छोटी मोटी चीजें ध्यान रखो। y एक्सिस की इक्वेशन बताओ। अगर x एक्सिस की इक्वेशन ये है तो y एक्सिस की इक्वेशन बताओ। बताओ, वेक्टर r इक्वल टू लैम्डा टाइम्स j कैप, बताओ। सब x और k तो 0 हो गया। और वेक्टर z एक्सिस की इक्वेशन बताओ। बोलो, लैम्डा के कैप, खत्म। और अगर इसमें लिखनी हो कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये 1 खिसक के इधर आ जाएगा अगर y एक्सिस की बात हो रही है, और अगर z एक्सिस की बात हो रही है तो 1 खिसक के आगे पहुंच जाएगा। सारी बातें क्लियर है? तो एक्चुअली हम कहीं भी नहीं लिखेंगे कि ये x एक्सिस की इक्वेशन, उसने हमको भ्रम में रखना चाहा ना, हम भ्रम में ही रहेंगे। हम तो लिखेंगे भैया तूने जिस लाइन की इक्वेशन पूछी है ना, उस लाइन की इक्वेशन है। कौन सी लाइन पूछी है? तूने x एक्सिस के पैरेलल एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलें आगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मिसलेनियस में ऐसे ही अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस का मतलब ही क्या है? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आर दिस फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अरे एंगल बिटवीन द टू लाइंस पूछ रहा है और आपको क्या दे रखा है? 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। 4 पॉइंट से 2 लाइंस बन रही है, राइट? 4 पॉइंट से क्या बन रही है? 2 लाइंस। लेट अस से ये तो है लाइन L1, इस पे सपोज करो ए लाई कर रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी है ना, तो इस पे सपोज करो ए लाई कर रहा है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3 और बी भी लाई कर रहा है। लेट अस सपोज ये बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5, 7 नहीं, हाँ सही है 4, 5, 7 ये है बी। और मान लो कि लेट अस से ये दूसरी लाइन है कैसे, ठीक है, सी और डी से पास हो रही है। सी के कोऑर्डिनेट्स है -4, 3, -6 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है 2, 9, 2 और ये लाइन L2 है ना। और आपको क्या चाहिए? इसके बीच का ये एंगल थीटा चाहिए, ठीक है। अब 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालते हुए भी किया है क्वेश्चन। अगर 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालते हैं दैट मींस किस किस के बीच का एंगल निकाल रहे हैं? उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, राइट? और 2 पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेक्टर बी माइनस वेक्टर है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल। मतलब यहां से आप वेक्टर ए बी निकाल लो पहले और वेक्टर सी डी निकाल लो और यही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो वेक्टर ए बी निकालेंगे तो 4 - 1 यानी 3 आई कैप, बोलो आगे 5 - 2 यानी कि 3 जे कैप और फिर 7 - 3 यानी कि 4 के कैप और सी डी निकालेंगे तो 2 - -4 यानी कि 6 आई कैप, 9 - 3 यानी कि 6 जे कैप और 2 - -6 यानी कि 8 के कैप। आ गया वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी। अब आपको इन 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालना है ना, एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकालना है आपको, एंगल बिटवीन 2 lines L1 and L2. It is actually equal to what? Angle between these two vectors. It is actually what? Angle between two vectors. कौन कौन से? इनके डायरेक्शन वेक्टर्स। इनके डायरेक्शन वेक्टर्स कौन कौन से हैं? वेक्टर ए बी है और दूसरे का डायरेक्शन वेक्टर क्या है? यानी कि आपको ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। समझ आया? इन 2 लाइंस के बीच का एंगल नहीं चाहिए, किस किस के बीच का एंगल चाहिए? वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी के बीच का एंगल चाहिए। और एंगल निकालने का तरीका सब लोग जानते हैं, क्या होता है? इस एंगल को सपोज करो थीटा मान ले तो फॉर्मूला बनता है कॉस इनवर्स। अब 2 वेक्टर कौन कौन से? ए बी और सी डी, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, थोड़ा नीचे लिख दूंगे, वेक्टर ए बी इतनी जल्दी, वेक्टर सी डी इतनी जल्दी, बताओ भाई जरा इसको कितने बजे का था अनजान आदमी को? कॉस इनवर्स वेक्टर ए बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी। ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जो फोन से दूर रहता हो। कॉस इनवर्स, हाँ चलो भाई ए बी डॉट सी डी करना है आपको, है ना? तो ए बी डॉट सी डी कैसे करोगे? 3 × 6 ऐसे ही करोगे भाई, आई कैप इंटू आई कैप भाई, या तो पूरा लिख लो एक बार कैसे, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये तो है वेक्टर ए बी, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर सी डी से, 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए बी क्या निकलेगा? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट और मैग्नीट्यूड सी डी क्या निकलेगा? 6 स्क्वायर प्लस अगेन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और यहाँ पे मॉडुलस भी लगा देते हैं टू फाइंड एक्यूट एंगल। चलो अब तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18 प्लस 3 6 जा अगेन 18 प्लस 4 8 जा 32 और नीचे आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9 और 9 18 और 16 34, तो रूट 34 यहाँ आया इनटू इधर बोला 6 का स्क्वायर 36 72 और 8 का स्क्वायर 64 72 और 64 क्या 136 श्योर
72 और 64, ठीक है 136। 136, तो 136 फर्दर और कैसे सॉल्व हो सकता है? 2 4 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 2√34 होगा। ये करके देखना एक बार, सही किया है क्या? 2√34, 2√34 यानी 4 इंटू 34, 4 4 जा 16, 1 4 3 12, ठीक है ना, 2√34, ठीक है। और इसका मॉडुलस, मॉडुलस तो वैसे आप हटा ही दो क्योंकि पॉजिटिव ही आ रहा है वैसे भी, तो कॉस इनवर्स जोड़ना, 18 18 36, 36 और 32 कितना आया? 68, और नीचे जो हो जाएगा 2 इंटू 34 हो जाएगा, बोलो, और 2 इंटू 34 अगेन 68 है, कट गया। तो cos इनवर्स 1 दैट इज 0 डिग्री। 0 डिग्री दैट मीन्स ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, दोनों पैरेलल है। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये A और B से गुजर रही है और वो C और D से गुजर रही है, ठीक है। इस नतीजे पे अपन पहुंचेंगे दोनों पैरेलल है ना। एक लाइन चाहो तो लास्ट में लिख भी सकते हो, हेंस द लाइंस L1 एंड L2 डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इनफैक्ट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सर रेशियोज को कंपेयर कर लिया था आपने, डायरेक्शन रेशियोज को कंपेयर कर लिया था 3/6, 3/6, 4/8, बट ये अगर मान लो कि मल्टीपल चॉइस का है और 0 डिग्री, तो आप फटाफट से कंपेयर कर लोगे इसके डायरेक्शन रेशियोज को, बट क्योंकि उसने तो आपसे पूरा ढंग से पूछा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस बताओ, तो आपको तो फॉर्मूला लगा के ही बताना पड़ेगा। हाँ बोलो कनिष्का, क्या कह रहे हो? यस सर, यही पूछ रहे थे। हाँ, आपको पहले पता चल गया, दैट इज फाइन, बट उसने एंगल पूछा है तो अपन एंगल वाले फॉर्मूले से ही निकाल के देंगे। हाँ मल्टीपल चॉइस है तो उसको क्या पता आप किससे करके देते हो, फिर आप जैसे डायरेक्टली एनालाइज करके बता लगा सकते, ठीक है। ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, इजी था ये तो, दैट वाज एन इजी वन। इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, अरे यार ऐसा क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट हो गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो के की वैल्यू निकालो। तो बेटा अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, मान लो कि दो लाइंस, अच्छा कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइंस, तो लेट अस से कि पहली लाइन है ये, पहली लाइन है ये y माइनस y1 डिवाइड बाय a2 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाय b1, लिखो ना इसको, a1 b1, b1 और c1, b1 और c1। मान लो पहली लाइन है ये और दूसरी लाइन है, मान लो, अब इसको क्या लिखूं, x1 y1 x2, हाँ x माइनस x2 डिवाइडेड बाय a2, x माइनस x2 डिवाइडेड बाय a2, और y माइनस y2 डिवाइडेड बाय b2, और z माइनस z1 z2 डिवाइडेड बाय c2। लेट अस से ये लाइन L1 की इक्वेशन है और ये लाइन L2 की इक्वेशन है। तो अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1, यानी उसके जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये चीज इसमें अप्लाई, ये तो आपको समझाने के लिए था, आप सीधे अप्लाई करो। लेट अस से कि ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो a1 a2 यानी कि -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज सिंस द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ठीक है, समझ आया ना। ये तो क्या है, a1 a2 प्लस ये क्या है, b1 b2, राइट, प्लस ये क्या है, c1 c2, या तो फिर पहले आप इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, इसके ऊपर मैं एक लाइन लिख दूंगा, सिंस द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सिंस द टू लाइन्स आर, since the two lines, पहले आप वो लिख दोगे कि let this be line 1 L1 and let this be line L2, है ना, इन दोनों की इक्वेशन लिख दोगे, since the two lines L1 and L2 since the two lines L1 and L2 are perpendicular, ये गिवन है। सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 हो जाएगा। तो मैंने वैल्यूज पुटअप कर दी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज पुटअप करने के बाद क्या किया, सॉल्व कर दिया।
So it will give me minus 9k plus 2k and minus 10 equal to 0. क्या आएगा? माइनस 9k plus 2k minus 7k minus 10 उधर जाएगा plus 10. So straight away you will get the value of k minus 10 by 7. आंसर मैच करो. तो ये तो सबसे सरल था अभी तक का. दो शायद एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अपन लाइंस वाले 10.2 11.2 में कर चुके हैं. लाइंस वाली जो एक्सरसाइज थी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या कर दो? 0. बात करो. एंड इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर पैरेलल होती तो क्या करते बोलो? फिर क्या करते? उनका रेशियो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 इज इक्वल्स टू सम लैम्डा नॉन स्केलर नॉन जीरो स्केलर आ जाता है. ठीक है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Find the vector equation of the line passing through this and perpendicular to the plane this. Find the vector equation of the line. एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन बनाइए जो इस पॉइंट से गुजर रहा हो. तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए. एक तो पॉइंट चाहिए जिससे वो गुजर रही है और एक उसके डायरेक्शन वेक्टर चाहिए जिससे वो पैरेलल हो. तो पॉइंट तो दे दिया, स्ट्रेट अवे दे दिया. अब पैरेलल वेक्टर नहीं दे रहा. पैरेलल वेक्टर की जगह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो इस प्लेन की डायरेक्शन में से डायरेक्शन वेक्टर निकल के आएगा. अब सुनना ध्यान से. लेट्स से कि ये एक प्लेन है. ये प्लेन है. इस प्लेन के ये लाइन क्या है? इस प्लेन के लाइन क्या है? परपेंडिकुलर. तो इस प्लेन के लेटर से लाइन ऐसे कुछ परपेंडिकुलर है. इमेजिन करना 3D में. समझ आया? इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जा रही है. समझ आया क्या? अब अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जा रही है तो इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के तो पैरेलल हो गई वो लाइन. ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, वेक्टर n. ये लाइन L1. समझ आया? तो अगर देखो प्लेन जब लाइन टू लाइन चलते हैं, मेरी बात सुना इधर देखो मित्र. जब अपन लाइन टू लाइन चलते हैं तो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स को अपन पैरेलल कर देते हैं. अगर पैरेलल है तो अपन क्या कर देते हैं? रेशियो सेम कर देते हैं. लेकिन सपोज करो L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, दोनों क्या है? पैरेलल है. तो दोनों लाइन टू लाइन चल रहे हैं ना. तो इसका B1 ले लेंगे, इसका B2 ले लेंगे और वही A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 ऐसे कर देंगे. लेटेस्ट से अगर परपेंडिकुलर करना है तो अभी जो ऊपर किया वो कर देंगे. ऊपर क्या किया अपन ने? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल टू 0 कर देंगे. ठीक है. ये का ये काम प्लेन में है. अगर प्लेन टू प्लेन चल रहे हैं और अगर दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो वही n1 और n2 के डायरेक्शन रेशियोस ले लेंगे और वही a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 इक्वल टू सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा कर देंगे. और इन केस परपेंडिकुलर है तो वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 कर देंगे. लेकिन बात करते हैं लाइन एंड प्लेन में. तो लाइन एंड प्लेन में जब अपन चलते हैं तो उल्टा करते हैं. उल्टा करते हैं क्योंकि लाइन की डायरेक्शन वेक्टर है वेक्टर बी. प्लेन की डायरेक्शन वेक्टर उसकी डायरेक्शन में जाती हुई वेक्टर नहीं है, उससे परपेंडिकुलर जाती हुई नॉर्मल वेक्टर है. वो उस प्लेन की डायरेक्शन मानी जाती है. ठीक है ना? समझ आया? तो अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो वो उसके नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है. और अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसके नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल निकल गई. देखो निकल गई ना. अभी लाइन जो थी प्लेन के परपेंडिकुलर थी ना, लेकिन वो उसके नॉर्मल वेक्टर के तो पैरेलल निकल गई. सपोज करो ये लाइन ऐसे होती, इस प्लेन की डायरेक्शन में होती है, इस प्लेन के पैरेलल होती, तब एक्चुअली वो उसके नॉर्मल वेक्टर के क्या हो जाती? परपेंडिकुलर हो जाती. तो अब आपको क्या करना है? आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है कुछ ऐसे, राइट? ऐसे इक्वेशन बनानी है आपको. आप वेक्टर है तो निकाल लोगे क्योंकि पॉइंट गिवन है ना. आपको वेक्टर बी चाहिए था. इस वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोस और इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस बराबर होंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल है ना. और वेक्टर एन की डायरेक्शन रेशियोस कहां से निकलेंगे? ये रखे हुए देखो. ये आपको प्लेन की इक्वेशन ही गिवन है ना. प्लेन की इक्वेशन क्या है? r डॉट n इक्वल टू d. मान लो इधर दे दिया, उधर दे दिया, कहीं भी दे दिया, कुल मिला के वेक्टर n क्या है? इसके डायरेक्शन वेक्टर n क्या है? इस प्लेन की डायरेक्ट नॉर्मल वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर के आपको डायरेक्शन रेशियोस क्या गिवन है? 1, 2, -5. यानी कि आप b की जगह तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे. इसको
और इसको इधर रख देंगे और बन गई लाइन की इक्वेशन। बनाओ, बनी गई, एक ही लाइन में बन गई। वेक्टर ए क्या बनाओगे, 1 2 3 है ना, तो आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी लिखता, लेकिन वेक्टर बी नहीं लिखूंगा, वेक्टर एन लिखूंगा, क्योंकि वेक्टर बी और वेक्टर एन पैरेलल है। समझ में आई बात? ठीक है, तो वेक्टर एन लिख दूंगा। वेक्टर एन क्या है, यहां से इधर से कॉपी पेस्ट कर लूंगा, आई कैप प्लस 2j कैप, एक्सक्यूज मी सर। हाँ -5k कैप। बोलो, आंसर हो गया। बोलो कनिष्का। सर प्रियांशी को भी ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। प्रियांशी ज्वाइन नहीं हुई क्या अभी? मैंने तो लॉक लगा ही नहीं रखा, कोई भी अपने आप आ सकता है, उसकी नेटवर्क इशू है। बोलो कि मैंने तो सबको सर वो कह रही है कि सर को बोल ज्वाइन करने के लिए। अरे मैंने लॉक कर ही नहीं रखा, ओके जो सर। वेटिंग रूम है ना वो अनलॉक्ड है, कोई भी आ जा सकता है, उसके नेटवर्क इशू है शायद, इसलिए नहीं ज्वाइन हो पाई। ठीक है, ओके। तो ये इस लाइन की इक्वेशन बन गई, समझ में आया ना? ये तो वो पॉइंट है जो गिवन है, और ये इसका डायरेक्शन वेक्टर था। डायरेक्शन वेक्टर हमने कहां से कॉपी पेस्ट किया, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कॉपी पेस्ट कर लिया, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर थी, तो इसकी डायरेक्शन पैरेलल हो गई। इसकी डायरेक्शन और इसके नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो मिसलेनियस चल रही है, तो बाकी के स्टेप्स आप अपने आप बनाना, ठीक है ना? कैसे बनाओगे, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर बी को अगले स्टेप में वेक्टर एन लिख देना, क्योंकि वेक्टर बी एंड वेक्टर एन क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब की बार प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो कि इससे तो क्या हो, पास हो, और इस प्लेन के इसके क्या हो, पैरेलल। और देखो जब वो केवल इक्वेशन कह रहा है तो हम कार्टेशियन इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो मुझे बताओ एक प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अगर वो किसी पॉइंट से पास कर रहा हो और उसका नॉर्मल वेक्टर गिवन हो। सेकंड केस यही तो था, एक पॉइंट से पास करे और उसका क्या गिवन हो, नॉर्मल वेक्टर गिवन हो। याद है किसी को? x2 x1 तो 2 पॉइंट्स हो गए, एक ही पॉइंट गिवन है, तो एक ही पॉइंट, हाँ अपॉन, वो तो लाइन में चले गए। प्लेन की बात कर रहा हूं, हाँ a इंटू, याद करो वेक्टर फॉर्म में कैसे थी, वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे थी, जहां पे a तो पॉइंट था जिस पर जो प्लेन पर लाया करता है, और वेक्टर एन इसका नॉर्मल वेक्टर होता था। ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे थी, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में थी, याद करो। अब कार्टेशियन फॉर्म की बना लेते हैं हम, है ना? तो देखो x1 y1 z1 तो वो पॉइंट है, दैट मीन्स a b c। तो x माइनस a y माइनस b दिया हुआ है ना, इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, z माइनस ए। अब बस इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस मिल जाए तो हो जाएगा काम, ABC। अब आपको गिवन है कि ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, तो सपोज करो दो प्लेन अगर आपस में पैरेलल, लेट अस से कि ये तो एक प्लेन, ये तो है एक प्लेन, और लेट अस से ये है साथ में दूसरा प्लेन। इमेजिन करना 3D में बस, लेट अस से ये है साथ में दूसरा प्लेन, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो दोनों की नॉर्मल वेक्टर तो सेम ही होगी, जो इसकी नॉर्मल वेक्टर है वो उसकी भी नॉर्मल वेक्टर है, होगी नहीं होगी? तो आप नॉर्मल वेक्टर वहां से कॉपी पेस्ट कर लो ना। किसने मना किया? क्या है, 1 1 1, ए की जगह 1, बी की जगह भी 1, एंड सी की जगह भी 1 इक्वल टू 0। तो 1 इंटू एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस ए, 1 इंटू वाई माइनस बी यानी वाई माइनस बी, एंड 1 इंटू जेड माइनस सी यानी कि जेड माइनस सी इक्वल टू 0। आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और डी वाले पार्ट को उधर ले जाओ, डी की जगह आपकी बार क्या है, स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c। आंसर मैच करो। कहा था ना मैंने, डी वाले पार्ट को अक्सर वो पॉजिटिव रखना पसंद करता है, तो पॉजिटिव तभी रहेगा जब वो RHS में जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a प्लस बी प्लस। समझ आया क्या? देखो प्लेन आपस में पैरेलल हैं, अब प्लेन टू प्लेन चल रहे हो ना, देखो प्लेन टू प्लेन चल रहे हो ना, तो आप दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर सेम रख सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है,
पैरेलल हैं। और जब आप लाइन टू लाइन चलते हो तो आप दोनों लाइन के वेक्टर बी वाला पार्ट सेम रख सकते हो अगर दोनों लाइन पैरेलल है। अगर आप लाइन टू प्लेन चलते हो तो अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है तब आप दोनों की डायरेक्शन सेम कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? कर दूं उसको डिलीट? वेक्टर फॉर्म में तो हमने बनाई नहीं, हमने कार्टेशियन फॉर्म में बनाई। कर दूं क्या डिलीट? एक बार फिर से मैं इस चीज को फिर से दोहरा रहा हूं। देखो बेटा, लाइन टू लाइन चलेंगे जब, लाइन टू लाइन चलेंगे जब, तो अगर पैरेलल हैं दोनों लाइंस, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो अपन दोनों के जो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 हैं, मतलब सेम डायरेक्शन हो जाएगी दोनों की। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम। तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक की डायरेक्शन दूसरी में, दूसरी की डायरेक्शन पहली में। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तब आप सेम डायरेक्शन नहीं लोगे, फिर आप वो वाली चीज लोगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 लोगे। ठीक है, ये का ये काम प्लेन टू प्लेन जब आप चलेंगे, प्लेन टू प्लेन जब आप चलेंगे, दो प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो, तो अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो सेम वही आप दोनों की डायरेक्शन सेम कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन में एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल था ना? बोलो, एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल था ना इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो मैंने इसकी डायरेक्शन कॉपी पेस्ट करी ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को उसमें कॉपी पेस्ट किया ना, सेम डायरेक्शन है दोनों की, क्योंकि दोनों प्लेन्स पैरेलल है। और इनकेस अगर परपेंडिकुलर है तो फिर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, फिर आपको ये वाली सिचुएशन रखनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर है तो आपको ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं लाइन टू प्लेन। ये सबसे मुश्किल होता है सोचना। तो लाइन टू प्लेन में उल्टा कर देंगे बस, और कुछ ही नहीं है। लाइन टू प्लेन में अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो आपको ये वाली सिचुएशन रखनी है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। और अगर परपेंडिकुलर है तो फिर सेम डायरेक्शन करनी है। और सेम डायरेक्शन करने का मतलब सब समझते ही हो, रेशियो सेम कर देना है ना, यानी कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप डायरेक्शन। आप क्या कर सकते हो बेटा, डायरेक्शन को कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है, जैसा कि एक क्वेश्चन में हमने पीछे किया था, उसमें अपन ने उसकी डायरेक्शन कॉपी पेस्ट कर दी थी ना, क्योंकि वो लाइन और वो प्लेन क्या थे, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तो स्क्यू लाइंस का है, वेरी इजी। सिंपल सी बात याद करो, देखो लाइन टू लाइन प्लेन टू प्लेन में जो चीज होती है, लाइन टू प्लेन में वो चीज उल्टी हो जाती है। फाइन, चलो आ जाओ। अब एक इलस्ट्रेशन करके देख लो। चलो मान लो लाइन तो है, ये लाइन क्या है ये, और प्लेन क्या है ये, रेड कलर से कर देता हूं। लेटर से ये तो है लाइन और ये है प्लेन। प्लेन को कैसे डिनोट कराते हैं, ऐसे। तो अब अगर लाइन और प्लेन पैरेलल होंगे, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल होंगे, या पहले परपेंडिकुलर ले लो, अगर ये लाइन इस प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर बी और वेक्टर एन सेम है, सेम डायरेक्शन, क्योंकि लाइन में परपेंडिकुलर में सेम डायरेक्शन लेनी है। लेकिन अगर ये पैरेलल है तो फिर वेक्टर बी और वेक्टर एन में रिलेशन क्या होगा, वो वाला a1 a2, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज में ये रिलेशन हो जाएगा, b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। समझ आया? क्लियर? ओके, चलो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन है भैया, सीधा सीधा रखा रखाया, इसमें तो क्या ही करवाऊं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। सबसे पहले मैंने ये एनालाइज किया कि ये लाइंस पैरेलल हैं या स्क्यू। तो कैसे एनालाइज करते हैं, इसके डायरेक्शन वेक्टर से। तो डायरेक्शन वेक्टर जो है प्रोपोर्शनल नहीं है, नहीं है ना, देखो 1 डिवाइडेड बाई 3
और इधर आ रहा है -2 बाय -2 तो 1 हो गया, और 2 बाय -2 ये -1 हो गया। तीनों डायरेक्शन रेशियो का रेशियो अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या मानेंगे इसको, स्क्यू लाइंस मानेंगे। स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला कौन बताएगा? पहले तो मैं इसमें से थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देता हूं। देखो, अगर ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो ये तो हो जाएगा वेक्टर A1 और ये हो जाएगा वेक्टर B1, ये हो जाएगा वेक्टर A2 यहां तक, और ये हो जाएगा वेक्टर B2, राइट। चलो, तो मुझे बताओ वेक्टर A1 क्या है। मैं इसका एक नोट्स बना दूं अगर इस क्वेश्चन के लिए। बोलो वेक्टर A1 क्या होगा, बोल के बताओ। 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2। इसमें तो इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं, सब केवल मेहनत मजदूरी का काम है। वेक्टर A2 बोलना -4i कैप एंड j कैप मिसिंग है, तो एक बार के लिए आप लिख लो, एक बार के लिए आप 0j कैप लिख लो, ताकि वो जब आप डिटर्मिनेंट बनाओ तो कंफ्यूज ना हो जाओ ना। -k कैप। A1 A2 आ गया। चलो, इसी बात पे B1 और B2 भी बता दो। B1 क्या आएगा, i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, एंड B2 क्या आएगा बोलो, B2 क्या आएगा, 3i कैप -2j कैप, आगे -2k कैप। फाइन, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू वेक्टर A2 -A1, राइट, का डॉट प्रोडक्ट किससे, B1 क्रॉस B2 से। तो यूं कह सकता हूं कि A2 -A1 एक वेक्टर होगा और B1 एक वेक्टर होगा और B2, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हैं, राइट, डिवाइडेड बाय इस B1 क्रॉस B2 का क्या, मैग्नीट्यूड, और ऊपर भी एब्सोल्यूट वैल्यू, ताकि डिस्टेंस नेगेटिव ना आए। तो ये सपोज करो वही बात, सब्जी बनानी है, सामग्री तैयार करते हैं। 3 तरह की सामग्री दिखाई दे रही है मुझे, ये तो है आलू, ये है प्याज, और ये है मसाले। तो आलू प्याज मसाले पहले काटोगे, मसालों को तो खैर क्या काटोगे, जो भी करोगे साफ करोगे, है ना। तो सबसे पहले पहली सामग्री चाहिए A2 -A1। सो लेट्स फाइंड आउट A2 -A1। पहले आराम से पूरी सामग्री तैयार करो और फिर फॉर्मूला में रखना, उससे कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी और प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखाई देगा, समझ गए। तो पहले A2 -A1 निकालते हैं इजीली। -4 -6 क्या हो जाएगा, सर हाँ बोलो। सर हमारे जो B1 वेक्टर है ना उसमें 2 के कैप है। गलत कर दिए क्या, एक मिनट। B1 में -4, हमारी डिस्टेंस B1 कह रहे हो, अच्छा ये +3 गलत लिख दिया है ना। और कुछ देख लो प्रियांशी, और कोई गलती, ठीक है, नो सर। ठीक नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है सर। ओके। -4 -6 -10 i कैप, 0 -2 0 -2 -2 j कैप, एंड व्हाट -1 -2 यानी कि -3k कैप। ये एक सामग्री तैयार हो गई। चलो दूसरी सामग्री तो फिर डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम यहाँ पे। डिटर्मिनेंट B1 क्रॉस B2 आता है सबको निकालना, B1 क्रॉस B2, i कैप j कैप एंड k कैप। बोलो B1 का है, हो जाएगा 1 -2 एंड 2, 3 -2 एंड आप चाहो तो एक साथ फॉर्मूला भी रख सकते थे, बट अननेसेसरी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, और याद भी नहीं रहता इतना बड़ा फॉर्मूला, है ना। तो आई कैप के कंपोनेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे -2 +4 -2 यानी कि ये +4 हो गया अगेन, सही देख लेना भाई, सही है ना। j कैप में कर देंगे अपन 1 × -2 -2 -3 × 2 6। बाकी प्रियांशी है ही सही, वो सब चेक करती है। प्रियांशी को गलती हो तो प्लीज बताना। k कैप 1 × -2 एंड माइनस तो ऑलरेडी लगेगा, लेकिन ये फिर +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो 4 + 4 8 i कैप, देन फिर -6 -2 -8 एंड 2 बार भी माइनस है, तो +8 j कैप एंड व्हाट 6 -2 यानी कि +4 k कैप। क्विकली अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालो, क्योंकि तीसरी सामग्री यही तो थी। तीसरी सामग्री क्या थी बोलो, इसका मैग्नीट्यूड। तो कहाँ निकालूं, स्पेस ही नहीं बचा, कलर भी नहीं बचा। बोलो कौन सा कलर पसंद है, लाइट पिंक, बेबी पिंक, नो, ओके।
ग्रीन तो आ गया ना काम में, कोई तो कह रहा हूँ कलर ही नहीं बचा। चलो B1 क्रॉस B2 मेहंदी कलर, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इट्स लाइक 8 स्क्वायर, अगेन क्या हुआ 8 स्क्वायर, अच्छा 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट 64 64 एंड 12 आएगा शायद इसका आंसर, 64 64 एंड 16 जोड़ना सबको 144, 12 एंड रूट 144 यानी कि हो गया 12। चलो तीनों सामग्री तैयार हो गई हमारे पास, आलू भी कट गया, प्याज भी कट गया, मसाले भी तैयार हो गए। तो डालो कढ़ाई में और बनाओ सब्जी। चलो डालते हैं A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट, में सीधे ही कर दूं डॉट प्रोडक्ट, कहाँ है A2 माइनस A1, थोड़ी सी स्पेस की कमी है, आप एग्जाम में इसको पहले एक बार लिखना, A2 माइनस A1 यहाँ पुटअप करना और B1 क्रॉस B2 कहाँ पुटअप करना, यहाँ पुटअप करना। बट अभी मैं मूड में नहीं हूँ पुटअप करने के, मैं सीधे इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। फाइन, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट। -10 इंटू 8 माइनस का 80, -2 इंटू 8 माइनस का 16, -3 इंटू 4 माइनस का 12 एंड पुट ए मॉडुलस साइन अराउंड देम। और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकल के आया 12। इसको करना सॉल्व, 80 और 16 96, 96 यानी 106, 108 और माइनस का प्लस हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 12 which will give me 9 units, the distance between these two lines. ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। दूसरा तरीका ये था कि ये जो ऊपर वाला जो है इसको सीधे ही निकाल लेते हैं बिना सामग्री तैयार करे। कैसे, आई कैप जे कैप के कैप की जगह सीधे ही A2 माइनस A1 के डायरेक्शन रेशियोस लिख देते थे। यहाँ पे लिख देते थे अपन, इसकी जगह क्या लिख देते थे -10, इसकी जगह क्या लिख देते थे -2, इसकी जगह क्या लिख देते, याद है ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z, सीधे ही लिख देते थे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सीधा वाला फॉर्मूला लगा देते, 3/3 की डिटरमिनेंट सीधी बना देते थे अपन, है ना। वो तरीका भी है बट मुझे पर्सनली वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो मैं धीरे धीरे वाले आहिस्ता 2 मिनट ज्यादा लग जाते हैं बट उससे कॉन्फिडेंस भी आता है और गलतियां भी नहीं होती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लें, 9 कर लिए ना। फाइंड, दोनों सेम है, अच्छा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द वाईजेड प्लेन। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या समझाओ, नहीं आया समझ में? किसके? ओके, कौन से पॉइंट के? वाईजेड प्लेन से लाइन क्रॉस हो रही है, फाइन। अब निकालना क्या है? किसके? पॉइंट के। वो पॉइंट कहाँ है, कौन सा पॉइंट है? मतलब देखो, एक तो आप कह रहे हो प्लेन से वाईजेड, प्लेन से एक लाइन क्रॉस हो रही है, प्लेन से एक लाइन क्रॉस हो रही है, तो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है वो पॉइंट कहाँ है, लाइन पर, प्लेन पर या कहीं और? वाईजेड प्लेन पर। तो वाईजेड प्लेन पे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है ना? सर जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों पे वो लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है। लेट्स से कि ये प्लेन है, देखो इधर, लेट्स से ये है प्लेन और ये है लाइन। तो ये लाइन इस प्लेन को, वाईजेड प्लेन को जहां पे क्रॉस कर रही है, तो जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। समझ आया? यानी इस लाइन और इस प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स। समझ आया ना? क्लियर है? दो प्लेन कहां टकराते हैं, एक लाइन पे टकराते हैं, लेकिन एक लाइन और एक प्लेन कहां टकराएंगे, एक पॉइंट पे टकराएंगे, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ रहा है। समझ आया? क्लियर है? तो चलो, लाइन की डेफिनेशन इसने ऐसे दे दी, तो लाइन की डेफिनेशन के हिसाब से लाइन की इक्वेशन बना सकते हो, बोलो बना सकते हो क्या? लाइन की डेफिनेशन दे दी कि लाइन 2 पॉइंट से गुजर रही है, तो क्या आप लाइन की इक्वेशन बना सकते हो? कैसे कैसे बनाओगे इक्वेशन, बोलो? यस, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय, उल्टा कह रहे हो, x माइनस x1 ऊपर आएगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, नीचे तो डायरेक्शन आएगी ना, ऊपर पॉइंट आएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस। ऐसे तो बनाते हो आप लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास हो, तो बना दो, जल्दी से बना दो। x माइनस x1 y1 z1 इसको ले लो, x2 y2 z2 इसको ले लो, तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाय
3 minus 5 equal to y minus 1 divided by 4 minus 1 equal to z minus 6 divided by z2 minus z1, that means 1 minus 6. और सॉल्व करेंगे तो it will come out to be what? x minus 5 divided by minus 2, y minus 1 divided by 3, and z minus 6 divided by what? 1 minus 6. And hold on, it comes out to be a non-zero scalar. It is equal to a non-zero scalar named lambda. ठीक है ना? अच्छा किया नहीं, 1 minus 6 को कर दो minus 5, and it is equal to a non-zero scalar lambda as well. ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो ये तो बन गई लाइन की इक्वेशन, ये तो बन गई लाइन की इक्वेशन। अब ये कौन से प्लेन से क्रॉस कर रही है? YZ प्लेन से। तो एक रफ स्केच में तैयार करता हूं इनके 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस का। लेट्स से कि ये तो है, यहाँ छोटा सा ही कर देते हैं, Z एक्सिस, Y एक्सिस एंड एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। तो कौन सा प्लेन कह रहा है ये? सॉरी Z एक्स लिख दिया। कौन सा प्लेन कह रहा है ये? YZ प्लेन। तो YZ प्लेन बेटा इमेजिन करो ऐसा एक प्लेन है, ये प्लेन है YZ प्लेन। अब इस प्लेन से एक लाइन गुजर रही है, इस प्लेन से एक लाइन गुजर रही है। लेट्स से कि वो लाइन कुछ ऐसे गुजरेगी, यहां से आएगी, इसको चीरती हुई और दूसरे पार से निकल जाएगी। इमेजिन हो रहा है 3D में? ये दीवार है, मतलब दीवार के आर पार निकल गई लाइन। तो जिस पॉइंट पे वो टकराई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है आपसे, बोलो। लेट्स से कि ये पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट के वो आपसे क्या मांग रहा है? कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है। समझ आया ना? नहीं आया तनीषा समझ? ठीक है। अब ये P पॉइंट क्योंकि YZ प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, नहीं होगा क्या? और बाकी y और z आपको निकालने, यानी दो ही कोऑर्डिनेट्स निकालने। एक तो निकला है क्योंकि वो पॉइंट क्या है? YZ प्लेन पर ही लाई करेगा ना। अच्छा एक चीज और सुनो, ये पॉइंट YZ प्लेन पर लाई करेगा मानता हूं, बट ये पॉइंट लाइन पे भी तो लाई करेगा, ये पॉइंट लाइन पे भी तो लाई करेगा, नहीं करेगा जनक? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये लाइन है, इधर देखो, ये लाइन है इस YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पे। ये जिस पॉइंट पे क्रॉस करी, इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो ये पॉइंट इस YZ प्लेन पर है, क्या ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं? जब ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इस लाइन पे भी तो वो पॉइंट है कि नहीं है? तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पर है तो मुझे बताओ जरा, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है? That means this will satisfy this equation. Put the values and find the value of y and z. That is it. ये पॉइंट YZ इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इस लाइन पर लाई करता है। तो x y z की जगह 0 YZ रखना है, मतलब y और z की जगह तो y और z रखना है, x की जगह 0 रखना है। आपको उससे क्या फायदा? उससे लैम्डा निकल जाएगा। एक बार लैम्डा निकल जाएगा तो y और z भी निकल जाएगा। ठीक है, यहां से लैम्डा ही तो निकालना है, एक बार लैम्डा निकल जाए तो y और z निकल जाएगा ना। चलो तो मैं क्या करूंगा, इसको पुट कर दूंगा इसमें। पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या अज्यूम किए मैंने? इस टाइप के अज्यूम किए, 0, y, z, क्योंकि वो YZ प्लेन। एक लाइन लिख दूंगा मैं, सिंस द पॉइंट लाइज ऑन YZ प्लेन, its coordinates will be 0, y, z. So putting the coordinates of point P 0, y, z in the equation of line, in the equation of line, स्पेस नहीं है, यहां कर देता हूं। we get पुटअप करेंगे तो x की जगह 0 पुटअप करना है, बाकी तो सेम ही है। तो 0 - 5 क्या हो जाएगा? -5 बाय -2 इक्वल टू y - 1 बाय 3 इक्वल टू z - 6 बाय -5 इक्वल टू लैम्डा। तो मुझे बताओ लैम्डा की वैल्यू आ गई, न्यूमेरिक वैल्यू आ गई लैम्डा की। क्या तीनों से कंपेयर हो सकता है ना लैम्डा? तो लैम्डा की न्यूमेरिक वैल्यू क्या आ गई? 5/2। तो वी विल गेट व्हाट? लैम्डा इक्वल टू 5/2। अब लैम्डा इक्वल टू 5/2 अगेन इस इक्वेशन में पुटअप कर दें
पहले इसमें पुटअप कर दें और फिर इसमें पुटअप कर दें तो वाई और जेड की, मतलब आप तीन तरह से कंपेयर कर सकते हो ना, लैम्डा को इससे भी कर सकते हो, लैम्डा को इससे भी कर सकते हो और लैम्डा को इससे। जब आपने लैम्डा को इससे कंपेयर किया तो खुद लैम्डा की वैल्यू आई, अब आप लैम्डा को इससे कंपेयर करो लैम्डा की वैल्यू पुटअप करके तो वाई की वैल्यू आ जाएगी और फिर जेड की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया जनक? चलो तो पहले मैंने पुटअप किया y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई थी 5/2, एंड फिर मैंने इससे भी कंपेयर कर लिया z माइनस 6 डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई थी 5/2। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2y माइनस 2 इक्वल टू 15 और यहाँ से ये हो जाएगा 2z माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 25। तो यहाँ से हो जाएगा 2y इक्वल टू 17 एंड यहाँ से हो जाएगा 2z इक्वल टू प्लस 12 हो जाएगा तो माइनस का 13। तो स्पेस है नहीं, कहीं यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/2 एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी -13/2। तो y और z ही तो बचे हुए दो कोऑर्डिनेट्स थे, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, 17/2, -13/2। आंसर। And put an important mark around this question. This is a really nice question, an important one and an easy one also. ठीक है, एग्जाम्पल भी ऐसा ना, कोई बात नहीं। तो एक और प्लेन बचा वो नीचे, तो तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स कवर कर लिए ना, एक्स वाई वाई जेड जेड। तो नीचे वाला तो आप फटाफट यूं ही खींच दोगे, हम घर से नहीं अभी करना है। Within 2 minutes, everyone will try and tell me the answer. फटाफट इसी में फेरबदल कर लो यार। कौन से प्लेन पे वो लाया कर रहा है आपकी बार zx, तो मैं इस y को x लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, इसको y लिख देता हूँ भाई। कोऑर्डिनेट प्लेन्स तो कैसे भी घूम फिर सकते हैं ना, 360 कोऑर्डिनेट्स भी सेम है। फिर तो बस आप कुछ मत करो, इसको बदल दो, इसको कर दो x और इसको कर दो y। अब ये xz प्लेन बन गया, अब ये क्या बन गया xz प्लेन। तो बस फिर डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। xz में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, दैट मींस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विल बी ऑफ द फॉर्म 0, y, सॉरी x, 0, z होगा। ठीक है, तो अब की बार जब आप पुटअप करेंगे तो कहां से चेंजेस करूं मैं, देखो ये यहां से चेंजेस हो जाएंगे। अब की बार आप 0y की जगह पुटअप करेंगे, राइट, बाकी तो सब सेम ही चल रहा है, और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। देन अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा यू विल गेट वैल्यू ऑफ x एंड z। कर दो फटाफट, 2 ही मिनट का काम है, पेंडिंग क्यों छोड़ना, घर पे तो फिर घर पे ही हो जाता है। हाँ, वी गेट x माइनस 5 डिवाइडेड बाय -2, इसमें नो चेंज, y की जगह 0 पुटअप करेंगे तो -1/3 इक्वल टू z माइनस 6/-5 इक्वल टू लैम्डा। तो हेयर वी गॉट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा विच इज इक्वल टू -1/3। अगेन कंपेयर कर दो -1/3 से, तो you'll get the value of x and y. x minus 5 divided by -2 equal to -1/3 and z minus 6 divided by -5 equal to -1/3. तो 3x minus 15 equal to 2 and 3z minus 18 equal to +5. So you'll get 3x equal to 17 and 3z equal to 5 और 18 23। सो यहाँ निकाल देता हूं मैं x एंड y की डिफरेंट वैल्यूज। तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है 17/3 एंड z की वैल्यू आ जाती है 23/3। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x, 17/3, 0 एंड 23/3। पीछे से मैच कर लो एक। सही है। सो आधे क्वेश्चन आज खत्म कर दिए, आधे कल की क्लास में हम खत्म कर देंगे। कल संडे भी है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। एंड प्लीज अब आपका टाइम 7 बजे ही है, तो सब लोग 7 बजे ही आएंगे एंड 7 बजे आके आते ही जैसे ही सब इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरे को कॉल करेंगे कि हम लोग आ गए, है ना। आज की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10th वालों को मैंने कल फ्री कर दिया, आपके लिए फ्री किया कि आपको ज्यादा टाइम दे पाए। तो अब आप केवल आपका ही बैच बचा है मेरे पास, है ना।
Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.